अभी आपने बात किया कि 12 और 10 साल में भी आजकल आ रहे हैं, तो इसका सबसे कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? एजुकेशन का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस, सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। कि अगर किसी बच्चे को 10 साल से पहले महीना आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं है कि हम बच्चे को घर में बिठा लेंगे। बच्चा स्कूल भी जाएगा, बच्चा खेलने कूदने भी जाएगा, तो अगर बच्चे को अभी वो समझ ही नहीं आई है कि उसे नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। पीपीएम टाइम्स की पहल स्वास्थ्य संगनी में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संगनी में हम हर उस विषय पर बात करेंगे जो जुड़ा है महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और जीवन शैली से। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो कोई बीमारी नहीं है। पीसीओडी, पीसीओएस, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हर महिला को जूझना पड़ता है। हर महीने महिला को जूझना पड़ता है। एक पर्टिकुलर एज में इसकी शुरुआत होती है और एक पर्टिकुलर एज में ही ये ख़त्म भी हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मासिक धर्म की, जिसको आज के दौर में पीरियड्स भी कहा जाता है। और इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि तनेजा। हेलो मैम। तो जैसे कि अभी हमने दौर की बात करी, तो आपके हिसाब से पहले के दौर में और आज के दौर में क्या अंतर है या फिर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? पीरियड्स हमेशा से ही महिलाओं को आते रहे हैं। अभी अच्छी चीज़ ये हो गई है कि इसको एक बीमारी की तरह ना देख के एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की तरह लड़कियां, महिलाएं समझने लगी हैं। तो बहुत सारे मिथ्स जो इसके अराउंड सेंटर्ड थे वो भी अब लोग समझने लगे हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड इसका होना ही सही बात है, सही तरीके से होना। लेकिन साथ ही में हमारा जो अब लाइफस्टाइल हो गया उसको देखते हुए यंग गर्ल्स में अब प्यूबर्टी, मिनार्की मतलब लड़की को पहला पीरियड आना वो जल्दी आ रहा है पहले से। पहले औसतन एज 12 साल के आसपास थी, अब 10 साल पे ही लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो रहा है। पीरियड्स की कुछ और प्रॉब्लम, जैसे पीरियड्स में पेन होना या इरेगुलरिटीज़, पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पीरियड में मैनिफेस्ट करती हैं, ये भी अब पहले से थोड़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। बट अवेयरनेस भी लोगों में ज़्यादा है। वो हमें दिखाने आए, वो समझें कि उनका पीरियड कब नॉर्मल है, कब नॉर्मल नहीं है। ये अवेयरनेस भी पहले से ज़्यादा हो गई है। जैसे अभी आपने बात किया कि पीरियड्स लेट भी आते हैं। अभी आपने बात किया कि 12 और 10 साल में भी आजकल आ रहे हैं, तो इसका सबसे कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, एक बेसलाइन स्ट्रेस, स्पेशली जो हम अर्बन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं उनमें है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी, लाइफस्टाइल में हर वक्त एक स्ट्रेस रहना, एजुकेशन का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस, सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चों का खेलना कूदना कम हो गया है, इंडोर वो ज़्यादा रहने लगे हैं। तो एक जो हम कहते हैं कि एडिक्वेट सनलाइट, पॉल्यूशन से रहित हवा, कहीं ना कहीं ये सब कुछ बच्चों पे असर दिखा रहा है और उनको देखा जा रहा है कि महीना पहले से जल्दी आ रहा है। 10 साल की एज में ही काफ़ी बार लड़कियों को पीरियड आ जाता है और कई बार उससे भी जल्दी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को 10 साल से पहले महीना आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप कभी भी अपने बच्चे में ऐसे कोई बदलाव नोटिस करें जिससे आपको आशंका लगे कि इसको आने वाले थोड़े समय में पीरियड स्टार्ट हो सकता है, तो एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे बच्चे ने अचानक हाइट ली या जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी स्टार्ट हो गई। तो अगर आप अपनी बेटी में ऐसा कोई चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इन चेंजेस के बाद मान के चलिए कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर में उसको पीरियड आ जाएगा। तो अगर ये उपयुक्त एज नहीं है अभी पीरियड स्टार्ट होने की, तो हम इन हार्मोनल चेंजेस को जो समय से पहले हो रहे हैं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देके कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं, ताकि बच्चा एक तो अपनी हाइट ले ले और दूसरा बच्चा वो मेंटल मैच्योरिटी ले ले जब वो अपने पीरियड्स को हैंडल कर पाए। क्योंकि अभी वो ज़माना नहीं है कि हम बच्चे को घर में बिठा लेंगे। बच्चा स्कूल भी जाएगा, बच्चा खेलने कूदने भी जाएगा। तो अगर बच्चे को अभी वो समझ ही नहीं आई है कि उसे अपने आप को हाइजीनिकली उस टाइम कैसे मैनेज करना है, तो वो बच्चे के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन और लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ज़रूर कनेक्ट करें। ओके।
अकॉर्डिंग टू एजेस क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती है, जैसे कि अगर हम उनको भागों में बांटें तो जैसे हमने बोला कि बिल्कुल यंग एज में एक तो पीरियड्स समय से पहले स्टार्ट हो जाना या जल्दी स्टार्ट हो जाना, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। फिर जब पीरियड शुरू होता है एकदम शुरुआती एज में काफ़ी बार पीरियड इरेगुलर होता है। ये इरेगुलरिटी लेट पीरियड्स भी हो सकती है, ये इरेगुलरिटी जल्दी जल्दी पीरियड्स आना भी हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे को पीरियड स्टार्ट हुए हैं और उसको 1-1.5 साल तक पीरियड थोड़ा आगे पीछे आ रहा है लेकिन वो उसकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। जो हमारी हार्मोनल एक्सिस होती है, जो हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करती है, इसको मैच्योर होने में 1 से 2 साल का समय लगता है। तो शुरू में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो बच्चे के पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी आ सकते हैं, तो घबराइए नहीं। लेकिन उस पर हेल्दी लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली वर्क करें। ऐसा ना हो कि वो पीसीओडी डेवलप हो रहा हो या कोई और थायराइड की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो यू मे चूज़ टू सी योर गायनेक, जो कि एक बेसलाइन टेस्टिंग बच्चे की करा सकती है, बट अदरवाइज ऐसे डरे नहीं। अनलेस मान लीजिए किसी बच्चे को पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, हर 20 दिन में वो ब्लीड करती है, वो वीकनेस हो रही है, एनीमिया सेटन हो रहा है, देन यस उसको ऐसे सोच के ना बैठे रहें कि शुरू में तो पीरियड इरेगुलर होता ही है। उस केस में आप ट्रीटमेंट लें ताकि बच्चे का जो लाइफ है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका हीमोग्लोबिन ब्लीड कर करके ड्रॉप कर गया, वो 8-9 ग्राम ही रह गई, जिसकी वजह से थका हुआ फील करती है, वो अपनी कोई क्लासेस नहीं कर पा रही। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये होता है जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है उसके आसपास। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट एज ग्रुप आता है जो हमारा हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट शादी के टाइम का जो हो गया, उसके बाद से लेके 40 इयर्स तक। तो इस एज ग्रुप में एक तो पीसीओडी आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पीसीओडी पे हमने पिछली बार डिटेल में बात करी थी। पीसीओडी में भी अगेन आपके जेनेटिक्स के अलावा एक लाइफस्टाइल का, एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है उसके डेवलप होने में। तो हम बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाएं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है जो पीरियड का ब्लड बाहर आता है हमें यूट्रस से, वही जो है कुछ थोड़ा सा ट्यूब्स के रास्ते जा कर के पेट में कुछ डिपॉजिट्स बना लेता है। अब ये जो ब्लड है, क्योंकि एक हार्मोन सेंसिटिव टिश्यू का पार्ट है, ये हर महीने जब भी पीरियड आने का समय होता है तो महिला को पेन होना शुरू हो जाता है। पेन पीरियड से पहले, पेन इन बिटवीन पीरियड्स, हर वक्त ही मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, इतना पेन पीरियड्स में कि वो उठ ही नहीं पाती, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पीरियड जल्दी आना, जब वो सेक्सुअली एक्टिव हो तो रिलेशनशिप के टाइम उसको पेन होना, तो ये सारे सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए हमें जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, पहले तो वो महिला को अफेक्ट कैसे कर रही है। अगेन ये कैंसर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अचानक से हो गया, लेकिन आप इमेजिन करिए एक महिला जो हर वक्त पेन में है, तो पेन के साथ कोई अपना जीवन सुख से कैसे बिता सकता है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है कि अगर किसी महिला को बार बार पीरियड आ रहा है और बहुत पेन हो रहा है, पीरियड में पेन है, इन बिटवीन पेन है, रिलेशन करने में पेन है, प्लस उसको इसकी वजह से प्रेगनेंसी आने में भी समस्या आ सकती है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो बिफोर वी से कह रहे तो पीरियड में तो पेन होता ही है, थोड़ा बहुत पेन, थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग हाँ लड़कियों को हो सकती है, पर अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, आप उठ ही नहीं पाते हो बेड से, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ताकि टाइमली उसको ट्रीट किया जा सके, इससे पहले कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। फिर इस एज ग्रुप में हमारा पीसीओडी हमने कह दिया, एंडोमेट्रियोसिस, देन कई लोगों को रसौलियाँ हो जाती हैं जिसको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। सो फाइब्रॉइड्स अगेन ये कैंसरस नहीं होते हैं, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस के, इनमें कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। फाइब्रॉइड्स जो हैं अगेन पीरियड जल्दी आना, पीरियड ज़्यादा आना, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि ये यूट्रस में कहाँ पर है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगी, मान लीजिए ये हमारी बच्चेदानी है, तो कुछ फाइब्रॉइड जो हैं, और ये हमारा अगर फाइब्रॉइड, कुछ फाइब्रॉइड बाहर हो सकते हैं,
यूट्रस के ऊपर बैठे हुए, कुछ इस दीवार के अंदर हो सकते हैं और कुछ जो बच्चेदानी की कैविटी है उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं जनरली अपने साइज और लोकेशन के हिसाब से करते हैं। तो अगर आपको अगेन इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि पीरियड ज़्यादा आ रहा है, जल्दी आ रहा है, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जल्दी का मतलब है कि आपका पीरियड 21-22 दिन से पहले आ जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। मतलब मेरा पहला दिन है आज महीने का, महीना ख़त्म हो गया और फिर नेक्स्ट जो पीरियड आया उसका पहला दिन। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है डे 1 टू डे 1, ये हम हमारा ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। अगर ये 21-22 दिन से कम जा रहा है मतलब आपका पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है। अगर आपका पीरियड 6-7 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो आपका पीरियड, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ब्लीड करते रहोगे लंबा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, रेगुलरिटी है। हाँ, या फिर आपको फील हो रहा है कि मेरे को ब्लीडिंग ही हैवी होती है, कि मैं तो घर से निकली थी, मैं ऑफिस भी नहीं पहुंची और मेरे तो सारा पैड सोक हो गया। तो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, बट अगर आपको लगता है कि पैड बहुत जल्दी सोक हो रहा है या आपको आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आप कभी डिस्कस करनी है लड़कियां तो आपको लगता है कि नहीं और लोगों से ज़्यादा आपका सोकेज है, या कपड़े ख़राब हो जाते हैं आपके, या आपको चक्कर आना शुरू हो गया, आप हीमोग्लोबिन कराते हो आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है जबकि आपकी डाइट ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है। या अगर एक लड़की मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही है तो उसमें काफ़ी बार मार्किंग्स होती हैं जिसमें हम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस मेजर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आपको नीचे एक प्रेशर सेंसेशन रहता है कि हर वक्त मुझे कुछ भारीपन लग रहा है, तो ये फाइब्रॉइड के भी लक्षण हो सकते हैं। इस केस में भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, जिसमें फाइब्रॉइड डिटेक्ट करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट किया जाता है जिसमें फाइब्रॉइड पिक हो जाता है। नाउ हमने एंडोमेट्रियोसिस की बात करी या हमने फाइब्रॉइड की बात करी, इन प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी ही सजेस्ट करी जाए। समटाइम्स हो सकता है सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़े, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये सब चीज़ें दवाइयों से मैनेज हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा सर्जरी हो जाएगा या मेरा यूट्रस निकल जाएगा। किसी भी यंग महिला में यूट्रस निकालना एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। उससे पहले आजकल हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको ब्लीडिंग, पेन, आपके सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ कंफर्टेबली बिताएं। जैसे कि मैंने बार बार बोला, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रॉब्लम है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना एक मेन स्टे है हमारा उन ट्रीटमेंट्स का जो हम दे रहे हैं। कि आप पेन में नहीं हैं, आप अनीमिक नहीं हैं, आपको इतना ब्लीडिंग नहीं हो रहा कि आप अपना काम ही नहीं कर पाएँ। तो ये हमारे यंग एज में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देन एज एजिंग हैपन्स, एज वी एंटर 40s, हमारे ये सारी प्रॉब्लम्स तो तब भी हो सकती हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में जो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारा जो पीरियड का ब्लड है वो हमारे बच्चेदानी की वॉल में ही डिपॉजिट हो जाता है, जिसमें अगेन बच्चेदानी थोड़ी भारी फील होती है, नीचे हर वक्त एक भार फील होना, पेन, एंड इसका भी सिम्टम मेनली पेन और अर्ली पीरियड्स ही रहता है। अगेन डायग्नोसिस के लिए हम एक स्कैन कराते हैं, आपका क्लिनिकल हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है। और ट्रीटमेंट की जब हम बात करें इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि सर्जरी मे बी वन ऑफ दी फाइनल ऑप्शंस, बट शॉर्ट ऑफ सर्जरी आजकल बहुत दवाइयाँ हैं जो सिम्टम कंट्रोल कर सकती हैं और आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकती हैं। ओके। फिर पॉलिप्स होते हैं। देन वी हैव पॉलिप, सिंपली जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो ओवरग्रो हो सकती है। तो अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है और आप पीरियड्स की प्रॉब्लम के साथ अपने गायनेक को मिलते हो तो काफ़ी बार आपको एक बायोप्सी सजेस्ट करी जाती है। अब ये बायोप्सी क्यों करी जाती है? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो यंग एज में जब महिला हमारे पास हैवी पीरियड या अर्ली पीरियड्स लेकर आती है, कैंसर इज़ लोअर डाउन इन द डायग्नोसिस दैट वी विल थिंक ऑफ, बट जब जब एज बढ़ जाती है द चांसेस इंक्रीज। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि एक बायोप्सी करी जाए जिसमें अगेन 90% चांसेस हैं कि नॉन कैंसरस ही आएगा, बट समटाइम्स हमें प्री कैंसरस कुछ लीजन्स मिल सकते हैं। उस केस में फिर महिला को कहा जाता है कि आप सर्जरी के बारे में सोचें और यूट्रस को निकाल दीजिए। रिमेनिंग 90% अगेन कैन बी मैनेज विद मेडिसिन्स।
तो देन हमारा मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज के आसपास भी अगर पीरियड में इरेगुलरिटी है तो जैसे हमने बताया, हम अदर कॉजेज़ लाइक जो हमने अभी डिस्कस किए, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पॉलिप, ये सब मेडिकल वर्ड हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इन सबको हम रूल आउट करते हैं। कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रूल आउट करते हैं। देन वी सजेस्ट अ बायोप्सी, एंड अगर उसमें कुछ 90% जैसे नॉन कैंसरस आया तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। अगर 10% में आप आए तो सर्जरी के लिए कहा जाता है। वंस यू हैव मीनोपॉज, मीनोपॉज का मतलब है कि किसी महिला को 1 साल अब पीरियड नहीं आया। इस केस में अगर 1 साल पीरियड बंद होने के बाद अगर किसी को पीरियड आ जाता है तो उसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। उस केस में अगेन वी हैव टू इवैल्यूएट एंड वी हैव टू प्लान फॉर अ बायोप्सी। तो अगर डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से इस तरीके से हम पीरियड की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा जंप करते हैं जो पीरियड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि पैड्स होते हैं जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, और आज के दौर में भी कई सारी नई चीज़ें आ गई है। तो ऐसे डॉक्टर आप क्या सुझाव देंगी? वेल देखिए, पैड्स ट्रेडिशनली यूज़ हो रहे हैं, सब लड़कियों को, उनकी मदर्स को, उससे भी ओल्डर जनरेशन को यूज़ करने आते हैं। पहले कपड़े के पैड थे, फिर सिंथेटिक पैड्स आ गए। सो फेमिलैरिटी जो होती है वो पैड से बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी हमारी एक फेमिलैरिटी होती है वहाँ एक कम्फर्ट जोन वाला फैक्टर आ जाता है, बट दैट डजेंट मीन कि पैड ही बेस्ट ऑप्शन है। पैड्स को जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे अगर आप जाएंगे तो उनकी फॉर्मेशन के लिए उनको ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, इसीलिए वो एकदम वाइट टॉपिंग जो आप देखते हो। कहीं ना कहीं हालांकि जो डोजेस हैं वो कम है, लेकिन फिर भी इनको कुछ स्टडीज़ ने लिंक किया है कि ये सब कार्सिनोजेनिक हो सकता है। देन इट्स अ रिपीटेड कॉस्ट। हम एक किसी परिवार की बात करें तो हर महीने उसके वॉलेट पे एडेड एक एक्सपेंस है, रिकरेंट एक्सपेंस है। वहीं जो अब पीरियड प्रोडक्ट्स और जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो लंबे समय तक और रिकरेंट यूज़ के लिए अवेलेबल हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इट्स अ वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट, आप थ्रो कर देते हैं। तो पहले तो यही सिंथेटिक है, फिर इसको एक पॉलीथीन के अंदर डाल के और थ्रो किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका बायोडिग्रेडेशन तो पता नहीं कब होगा। शायद एक महिला जिसने पैड यूज़ किया और उसको इस तरीके से थ्रो किया, शायद वो उसके कार्बन फुटप्रिंट्स इस हद से हट जाएंगे, उसके आने वाले जनरेशन के भी शायद हट जाएंगे, लेकिन वो पैड वहीं का वहीं रहेगा। तो कार्बन फुटप्रिंट इनका बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, वॉलेट फ्रेंडली नहीं है, हेल्थ के लिए भी डाउटफुल है। और बहुत महिलाओं को बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक टॉपिंग ऑफ द पैड्स पीरियड्स में रैश हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो आजकल टेम्पून्स अवेलेबल हैं, आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल हैं, पीरियड पैंटीज अवेलेबल हैं, एंड अपने गुड ओल्ड कॉटन पैड्स भी अवेलेबल हैं अगर आप पैड पे ही स्टिक करना चाहते हो। सो जो टैम्पून है अगेन उसमें और पैड में वैसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन टैम्पून वजाइना में अंदर इंसर्ट होता है। सो द एडवांटेज दैट इट गिव्स इज कि बाहर कोई ब्लड नहीं आता है, तो जो रैश वाला प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं थोड़ा हट जाता है। बिकॉज जो पीरियड का ब्लड होता है वो उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन वो ब्लड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तब उसमें वो स्मेल डेवलप होना शुरू होता है। तो टेम्पून्स काइंड ऑफ एलिमिनेट्स दैट प्रॉब्लम, क्योंकि जो ब्लड है वो टेम्पून में ही एब्जॉर्ब हो गया, तो जो स्मेल है वो नहीं आती है। तो जो बहुत सारी महिलाओं को एक ऑर्डर फेस करना पड़ता है उस टाइम पर, और वो आप फेस नहीं करते हो। लेकिन टैम्पून आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है 6-7 आवर्स में, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और ओवरनाइट टैम्पून को यूज़ करना अवॉइड करें। देन वी हैव मेंस्ट्रुअल कप्स। टैम्पून भी अगेन एनवायरनमेंट फ्रेंडली की जब हम बात करें या कॉस्ट की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिला, क्योंकि वो भी वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट ही है, वो भी आप डिस्पोज ही कर रहे हो। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं दे आर रीयूजेबल। ये जो मटेरियल हमारी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें, मतलब इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, एंड ये आपको इजीली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन वगैरह से मिल जाएंगे। एक कप रहता है, उसके साथ एक छोटा सा स्टेम जैसा रहता है, जैसे वाइन ग्लास की शेप का आप समझ लीजिए, एंड इट कैन बी इंसर्टेड इनसाइड द वजाइना इजीली।
एंड इसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं बाद में। मेंस्ट्रुअल कप का एडवांटेज क्या है कि ये रीयूजेबल है, तो आपको बार बार पैसे नहीं खर्च करने हैं क्योंकि रीयूजेबल है। एक कप जिसको अच्छे से आपने क्लीन किया, वॉश किया, ठीक से यूज़ किया, वो 10 साल भी चल सकता है। तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम है उसका, थ्रो का और उसके डिग्रेडेशन का। तो अपने लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। अगेन क्योंकि ब्लड वजाइना में ही कंटेन हो गया तो कोई स्मेल, रैश ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सम मेंस्ट्रुअल कप्स कम विद अ मार्किंग, जिसमें वो आपको कितना आप ब्लीड कर रहे हो वो भी बता देते हैं। तो यू कैन एक्चुअली कम टू नो कि मेरे को ब्लीडिंग ज़्यादा या बहुत कम तो नहीं हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल कप अगर आप लगाना सीखें, और शुरू में 1-2 बार थोड़ा दिक्कत आ सकता है इंसर्ट करने में, निकालने में, बट 1-2 बार के बाद यू विल गेट कंफर्टेबल। तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। बट फिर भी अगर कोई महिला इससे कंफर्टेबल नहीं है तो पीरियड पैंटीज आजकल ऑप्शन है, वो अगेन रीयूजेबल है। देन वी हैव कॉटन पैड्स, क्लॉथ पैड्स आ रहे हैं, वो भी रीयूजेबल हैं, आप धो सकते हैं और उनको एयर ड्राई करके, सन ड्राई करके आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो क्या उनसे रैशेज या फिर वो नहीं हो सकता? देखिए सिंथेटिक टॉपिंग अगर हम, जैसे हम वैसे भी कहते हैं, कॉटन जो है वो एयर को आने जाने देता है, जबकि नायलॉन पहनेंगे या सिंथेटिक क्लोथ पहनेंगे तो वो एयर को ब्लॉक करता है। तो वही चीज़ है ये। ओके। अच्छा, अगर हम मिथ्स की बात करते हैं तो कई सारे मिथ्स सामने आते हैं पीरियड्स में। जैसे अगर हम पिछले दौर की भी बात करें, आज के दौर की भी बात करें, कई डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि बात नहीं लेना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? नहीं, मेरे मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे को लगता है कि ये ठीक है कि मेंस्ट्रुअल टाइम में या अदरवाइज भी किसी भी इंसान को हाइजीन अपनी बना के रखनी चाहिए। तो कोई रीज़न नहीं है कि हम पीरियड्स के टाइम पे बात ना लें। इनफैक्ट आजकल मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि कुछ लोग एडवोकेट करते हैं कि वो टेम्परेचर चेंजेस से उसका कुछ रिलेशन है, कि महिला को कहते थे कि नहीं नहाइए, बट टेम्परेचर चेंज तो आप धूप में जाओगे तब भी होगा, एसी में बैठोगे तब भी होगा। हमारा बॉडी का एक मतलब एक नहाने से सिर्फ टेम्परेचर ऐसा तो नहीं बढ़ जाएगा कि पीरियड ही इफेक्ट हो जाए। ऑल्दो मैं उस कंसेप्ट पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाइजीन इंटीग्रल है। स्पेशली जब आप ब्लीड कर रहे हैं, एक फॉरेन पैड को या टेम्पून को आप लगाते हैं, स्मेल आता है, तो हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शंस तो फिर प्रमोट हो जाएंगे। तो प्लीज़ हाइजीन को मेंटेन करना है। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अगर हम बात करें तो आपके क्या सजेशंस होंगे पीरियड्स में? जैसे कि 2 टाइप्स के रेस्ट होते हैं, एक होता है कि पीरियड्स हैं रेस्ट करो, बट एक होता है इनएक्टिविटी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? रेस्ट या इनएक्टिविटी में बहुत डिफरेंस होता है? नहीं, आप इनएक्टिव होने की पीरियड में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीरियड में ब्लीडिंग इतनी हो रही है या पेन इतना हो रहा है कि आपको इनएक्टिव होना पड़ रहा है, तो मतलब ये, जैसे हम अभी पूरे इसमें हमने टॉक में डिस्कस किया, तो मतलब ये नॉर्मल नहीं है। आपको एक गायनेक से मिलने की ज़रूरत है कि क्यों आपको इतना रेस्ट का ज़रूरत पड़ रहा है। बट हाँ, माइल्ड क्रैम्पिंग होना, थोड़ा सा टायर्ड फील होना, ये पीरियड्स में नॉर्मल है। अगर आप ऐसा फील करती हैं, थोड़ा सा अपने एक्टिविटी लेवल्स आप उस हिसाब से कम रखना चाहते हैं, विच इज़ फेयर इनफ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे बेड रिडन हो जाना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसे उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें कुछ ऐसा डाइट में भी चेंजेस लाने चाहिए? नॉट अराउंड दैट पर्टिकुलर टाइम, हमारा डाइट थ्रू आउट द मंथ ही अच्छा होना चाहिए। हमारे बैलेंस डाइट पे मैं बार बार फोकस करती हूँ कि हमारी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन हो। 30% ऑफ द डाइट हमारी प्रोटीन होनी चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अपनी डाइट के ऊपर वर्क करें और कोशिश करें कि हर मील में आप 15 से 20 ग्राम प्रोटीन लें। तो 3 मेजर मील्स अगर हम ले रहे हैं, अगर हम 15-20 ग्राम प्रोटीन हर मील के साथ लेंगे तो एवरेज 50-60 ग्राम प्रोटीन हमें वहाँ से मिल जाएगा। हमारा जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, वो करीब 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। तो अगर मैं एक एवरेज इंडियन फीमेल का वेट 50 केजी के आसपास लेती हूँ, तो 50-60 ग्राम प्रोटीन हमें मिनिमम लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंग ग्रोइंग गर्ल्स में भी, क्योंकि उनके अभी बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, एक चीज़ और आती है, पिल्स जो होती हैं, एक होती हैं कंट्रोलिंग पिल्स जो उसको डिले कर देती हैं पीरियड्स को, तो क्या उससे आगे इनफर्टिलिटी हो सकती है?
देखिए, जब हम पिल्स की बात करते हैं या हम पीरियड डिले करने वाली मेडिसिन की बात करते हैं, एट द एंड ये सब हार्मोन्स होते हैं। तो वन हार्मोन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। इनको गलत तरीके से लेने से या बार बार लेने से आपके पीरियड्स खराब हो सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही इस तरीके की दवाइयाँ लें। और फिर जो पेन किलर्स होते हैं वो आजकल तो नॉर्मल है, तो पेन किलर अगेन जैसे हमने बोला, देखिए अगर आपको माइल्ड क्रैम्पीनेस हो रही है, आपने महीने में 1 गोली ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बार बार लेनी पड़ रही है, दिन में 3 गोलियां लेनी पड़ रही हैं, 3-4 दिन तक खानी पड़ रही हैं, तो दिस अमाउंट ऑफ पेन किलर पर से कैन अफेक्ट योर बॉडी। एंड इतना पेन किलर का रिक्वायरमेंट होने को भी हम ऐसे ब्लाइंडली नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। देन वी हैव टू सी कि क्यों इतना पेन हो रहा है, कि अंडरलाइन कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने एक बहुत ही ज़्यादा गहरी बातचीत करी पीरियड्स के ऊपर, जिसको मासिक धर्म भी कहा जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि तनेजा के साथ। उन्होंने कई सारे सुझाव दिए पीरियड्स को लेकर। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल कप्स की, अगर हम बात करें पीरियड पैंटीज़ की, तो कई सारे ऐसे सुझाव अभी आपने सुने। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए, ऐसी और आगे चीज़ों पर हम बात करेंगे जो महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। और इसी को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ।